प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कारक। तो हम सर्वप्रथम कारक के बारे में सामान्य परिचय लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे इनके जो भाग है उनके बारे में समग्र वार्ता करते रहेंगे। देखिए, कारक शब्द कार और क दो शब्दों की मेल से बना है। कार का अर्थ होता है कार्य और क का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात कारक का शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला होता है। कार्य करने वाला। जैसे कारक का शाब्दिक अपन अर्थ लेते हैं कार्य करने वाला, तो सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में एक भ्रांति पैदा होती है। भ्रांति यही है कि अगर हम कारक को करने वाला मानते हैं तो कर्ता को भला क्या मानेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में कार्य करने वाला जिसे हम कर्ता कहते हैं, कार्य करने वाला कर्ता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कारक और कर्ता दोनों एक हुए, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो कर्ता है वो एक कारक का भेद है। अब देखिए, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक होने के कारण हिंदी की विद्वानों ने कारक की अपने आप में एक स्वतंत्र परिभाषा दे दी। देखिए, इनकी स्वतंत्र परिभाषा क्या दी गई है। अब कारक का शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला होता है और कर्ता का भी शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला होता है, लेकिन इन दोनों का कार्य भला है कौन सा करने वाला। देखिए, कारक का अर्थ होता है कार्य होता है वाक्य में अनेक पदों को जोड़ने का। जैसे हमारे घर में बहुत सारे फूल होते हैं और फिर धागे के माध्यम से उन्हें एक माला का आकार दिया जाता है, तो उसी प्रकार से हिंदी में अनेक पदों को एक माला का आकार देने का जो कार्य करता है वही कारक होता है। अर्थात हिंदी में वाक्य के अनेक पदों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है उसे कारक कहते हैं। और जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया को संपादित करता है उसे कहते हैं कर्ता। तो अब आप कारक की परिभाषा कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, कारक की परिभाषा में देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस स्वरूप से क्रिया या अन्य पदों के साथ उनका संबंध स्थापित होता है, उसे ही कारक कहते हैं, उसे ही कारक कहते हैं। जैसे राधिका पढ़ रही है। देखिए, यहाँ पढ़ रही है ये क्रिया है और क्रिया के साथ में राधिका को जो संबंध बताया जा रहा है कि पढ़ने की क्रिया कौन कर रही है, तो ये राधिका कर रही है। इस कारण से यहाँ राधिका के अंदर कर्ता कारक होगा। और ये तो परिभाषा हो गई। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, कारक के भेदों के बारे में बात करते हैं। कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। देखिए, पहला कारक होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक,
पांचवा अपादान कारक, छठा अधिकरण कारक, सातवां संबंध कारक और आठवां संबोधन कारक। अब यहां आप ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 6 तक जो यहां कारक दिए गए हैं ये मूल कारक है, और यहाँ जो 7वां और 8वां दिया गया है, जो 2 कारक दिए गए, इन कारकों की शुरुआत भी अपने आप में सवर्ण से हो रही है, तो अपने आप में ही अलग है, क्योंकि ये 2 कारक है ये मूल कारकों में नहीं आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कारक है ही नहीं। लेकिन इन कारकों का प्रयोग है या संबंध या संबोधन का प्रयोग भी अन्य कारकों की तरह ही हिंदी में होता है। इस कारण से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कारकों की संख्या कितनी होती है, तो आप 6 न बता करके 8 बताए, क्योंकि हालांकि ये मूलतः भले ही 6 कारक माने गए हैं, लेकिन इन कारकों का प्रयोग भी अन्य कारकों की भांति होने के कारण इन्हें भी कारकों की संख्या में माना गया है। तो कारकों की संख्या पूछी जाती है तो कारकों की संख्या 8 होती है। तो अब यहाँ जितना कारक महत्वपूर्ण है, हालांकि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि कारक किसे कहते हैं या कारक के कितने भेद होते हैं। 10th बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर कारक के संबंध में एक वाक्य पूछा जाएगा, और उस वाक्य में ही कारक का भेद पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो कारक की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, और वो है विभक्ति। कारक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है विभक्ति। तब आपके मन में ये एक क्वेश्चन पैदा हो गया होगा कि भला विभक्ति क्या होती है। तो सबसे पहले हम विभक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और फिर धीरे धीरे जानेंगे कि कौन से कारक के साथ किस प्रकार की विभक्ति आती है। देखिए इधर, कारक की पहचान करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पद है तो वो विभक्ति होती है। क्योंकि परिभाषा तो यही है कि जो कारक की पहचान करने वाला जो पद होता है या जो शब्द होता है उन्हें ही विभक्ति कहते हैं। परिभाषा में आप लिख लीजिए, कारकों की पहचान कराने वाले, कारकों की पहचान कराने वाले पद को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कहते हैं। विभक्ति को कई और नामों से भी जाना जाता है। इनके उपनाम आप देखिए, परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। विभक्ति को 3 और नामों से जाना जाता है। परसर्ग भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, और विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन से कारक के साथ में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो एक साइड में मैं इस साइड में कारक लिख रहा हूं और उनके सामने उनकी विभक्ति चिन्ह लिख रहा हूं। देखिए कारक और उनके साथ में आने वाले विभक्ति। अभी तक हम कारक का केवल परिचयात्मक ढांचा पढ़ रहे हैं, और इनका विस्तार से विवरण है वो आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। चलो, सबसे पहले जो कारक होता है वो कर्ता कारक होता है, और इस कर्ता के साथ में ने परसर्ग या विभक्ति चिन्ह आता है। उसके बाद में दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक के साथ में को विभक्ति चिन्ह आता है। तीसरा कारक होता है करण कारक। करण के साथ में से विभक्ति चिन्ह रहता है। जो चौथा होता है वो होता है संप्रदान कारक, और संप्रदान के साथ में के लिए विभक्ति चिन्ह लगा रहता है, के लिए। और उसके बाद में
पांचवा आता है अपादान कारक। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। उसके बाद में छठा आता है संबंध कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और ने। उसके बाद में सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक और उनके साथ में विभक्ति चिन्ह लगा रहता है मैं, पर, पे आदि। कहने का मतलब है अधिकरण कारक के साथ में वही विभक्ति चिन्ह आएंगे जो स्थान को शो करते हैं। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, या मध्य भी लिखा हुआ आ सकता है। और जो सबसे अंतिम कारक माना गया है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक। अब संबोधन कारक का आप विभक्ति या यूं कहे कि परसरक देखिए। संबोधन कारक में हे, ओ, अरे, रे आदि। तो एक बार फिर वापस आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। कारक के बारे में थोड़ी वापस जानकारी ले लेते हैं। कारक कार और क दो शब्दों की मेल से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला, और कर्ता का भी शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला होता है। लेकिन इन दोनों का कार्य बिल्कुल ही अलग अलग होता है। कर्ता का कार्य होता है क्रिया को संपादित करना, और कारक का कार्य होता है वाक्य में अनेक पदों को जोड़ने का कार्य। अर्थात यूं कहे कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया या अन्य पदों के साथ जो संबंध बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारकों के भेदों के बारे में बात कर ली कि कारक के मूलतः 6 भेद होते हैं, और 2 ऐसे कारक है जो मूल भेदों में नहीं आते हैं, लेकिन उनका कार्य भी अन्य कारकों के कार्य के समान होने के कारण है उन्हें भी हिंदी के कारकों में शामिल कर लिया गया है। इस कारण से कारकों की जो कुल संख्या है वो 8 होती है। पहला कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। अब एग्जाम में कारकों की संख्या नहीं पूछी जाएगी। 10th बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी और न ही भेद पूछा जाएगा, बल्कि वाक्य रहेगा। उस वाक्य में अपने को उसका भेद लिखना है। इस कारण से कारक की पहचान करनी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और पहचान करने के लिए विभक्ति का सहयोग जरूरी है। तो विभक्ति की परिभाषा, कारकों की जो पहचान कराने वाले पद होते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक चीज है, जो कारक के साथ में 3 जो शर्तें हैं उन शर्तों को आप अभी से लिख लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। कारकों की पहचान में उनके संबंध में 3 शर्तें लिख रहा हूं। उन शर्तों को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में आगे इनका अध्ययन किया जाएगा। शर्त पहली, प्रत्येक कारक की अपनी अपनी निश्चित विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक की अपनी अपनी निश्चित विभक्ति होती है, और यदि 2 कारकों की विभक्ति समान होती है तो वाक्य में उनका प्रयोग अलग अलग होता है। देखिए, पहली शर्त यह है कि प्रत्येक कारक की
अपनी अपनी निश्चित विभक्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि यदि दो कारकों की विभक्ति समान होती है तो वाक्य में उनका प्रयोग या उनकी स्थितियां बिल्कुल अलग अलग रहेगी। अब ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये पहली शर्त है वो हमारे काम आएगी। अब कारक के पहचान में दूसरी शर्त आप ध्यान से सुने। शर्त सेकंड, वाक्य में एकाधिक मतलब एक कारक भी हो सकता है और उससे एक से अधिक भी हो सकता है। वाक्य में एकाधिक कारक हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए कि वाक्य में एकाधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन यहां से इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए कि वाक्य में एकाधिक कारक हो सकती है, लेकिन एक स्थान पर एक ही कारक का प्रयोग होगा। कि वाक्य में एकाधिक कारकों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक स्थान पर एक ही कारक का प्रयोग होगा। एक ही कारक का प्रयोग होगा। अब कारक की शर्त तीसरी है, उसको आप थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों ही चीजें जैसे जैसे कारक प्रत्येक कारक को अपन परिभाषित करेंगे और उनके विशिष्ट नियम लिखेंगे, उस समय इन सारी शर्तों की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरा शर्त इनकी यह है कि सभी कारक, चाहे वो कर्ता कारक हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो करण हो, या फिर संप्रदान हो, या अपादान, संबोधन या संबंध, कोई सा भी कारक हो, प्रत्येक कारक या तो संज्ञा का रूप रहेगा या फिर सर्वनाम का रूप रहेगा। तो आप लिखो सभी कारक या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम के रूप में होंगे, या सर्वनाम के रूप में होती है। तो आप ध्यान से सुनिए, सारणी बनी हुई है और उनके आधार पर सामान्य से नियमों की अपन अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। तब देखिए, यह इस साइड में कारक लिखी हुई है और दूसरी साइड में उनके साथ में आने वाले विभक्ति चिन्ह। पहली शर्त को ध्यान से सुनिए। पहली शर्त ये कहती है कि प्रत्येक कारक की अपनी अपनी निश्चित विभक्ति होती है। यदि दो कारकों की विभक्ति समान होती है तो वाक्य में उनका प्रयोग भी अलग अलग होगा। तो अब यहां सामने देखिए आप, कौन सी विभक्ति है वो दो कारकों में समान आ रही है। तो ऐसे 4 कारक है, शायद 4 कारकों में विभक्तियां समान आ रही है। हालांकि जो पहला कर्ता कारक और उसके साथ में है संबंध कारक, इन दोनों कारकों की विभक्ति है वो समान आ रही है। और अब उसके बाद में दूसरा कारक आप देखोगे, एक लिखा हुआ होगा आपके से, करण से, ये जो तीसरी है करण कारक, और उसके साथ में है 5वां है ये अपादान कारक। इन दोनों कारकों के साथ भी विभक्ति चिन्ह समान आया हुआ है। अब देखिए इनका के जो प्रयोग है वाक्य में वो भिन्न किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानते हैं। ये तीनों ही शर्तें आप लिख दो, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, उसके बाद में आगे अध्ययन करते हैं। देखिए पहला अपन अध्ययन करते हैं करण कारक और उसके साथ में आ रहा है अपादान कारक। अब इन दोनों की जो विभक्ति चिन्ह है, या यूं कहे कि जो परसरग है, इन दोनों की समान आ रही है। और पहली शर्त में ये लिखा कि अगर दो कारकों की विभक्ति चिन्ह समान होता है तो उनका व्यवहार है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि इनका वाक्य में प्रयोग अलग प्रकार से किस तरह से होता है। देखिए करण कारक और अपादान कारक की समान विभक्ति होने के बाद भी वाक्य के प्रयोग में अंतर देखिए। करण कारक में जो से परसरक का प्रयोग हो रहा है, ये से परसरक का प्रयोग केवल व केवल माध्यम या साधन को दर्शाने के लिए होगा। जैसे मैं यहाँ अध्यापक है, कलम से लिख रहा है, तो यहाँ लिखने का जो माध्यम है वो माध्यम क्या है? कलम है।
और यहाँ इस माध्यम को दिखाने के लिए जो विभक्ति चयन है वो से आ रहा है, तो यहाँ कर्ण कारक में से का प्रयोग केवल साधन या माध्यम को दर्शाने के लिए किया जाएगा, और अपादान कारक में जो से परसर्ग है या से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, ये दोनों संज्ञाएं या सर्वनामों को अलग करने के लिए आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ भी समान है, से परसर्ग वो इसमें भी आ रहा है और ऊपर यहाँ कर्ण कारक में भी से परसर्ग आ रहा है, लेकिन दोनों की स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हो रही है कि एक साधन के रूप में आ रहा है तो दूसरा अलग करने के रूप में आ रहा है। जैसे कल विद्यार्थी फुटबॉल से खेल रहा है, तो वहाँ खेलने का जो साधन है वो क्या है, फुटबॉल है, तो उस स्थिति के अंदर कारण कारक रहेगा, उनके साथ में से विभक्ति चिन्ह भी आया हुआ है। और अगर यहाँ आ जाता है पेड़ से पत्ता गिरता है या पर्वत से नदी निकलती है, पर्वत से नदी निकलती है, तो यहाँ नदी है वो पर्वत से अलग हो रही है, तो अलग होने के रूप में से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद में दूसरे एक और दो कारक है जिनकी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग समान हो रहे हैं। एक तो है कर्ता कारक और दूसरा है कर्ता कारक के साथ में एक और आता है संबंध कारक। संबंध कारक में आप देखोगे तो विभक्ति चिन्ह कोई एक नहीं है बल्कि 9 विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, और कर्ता के साथ में केवल ने परसर्ग ही आ रहा है। तो यहां पर भी इन दोनों के अंदर समान परसर्ग आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के वाक्य में प्रयोग करने में भी अंतर रहेगा। वो कैसे रहेगा वो ध्यान से सुनिए। संबंध कारक के अंदर जो 9 विभक्ति चिन्ह या यूं कहे कि जो 9 परसर्ग आ रहे हैं, इन परसर्ग का प्रयोग है वो 2 तरीके से किया जाता है। 2 तरीके से कैसे, मैंने आपको पहले एक तीसरी शर्त लिखाई थी कि सभी कारक या तो संज्ञा रहेंगे या फिर सर्वनाम रहेंगे। वो तीसरी शर्त है वो यहाँ काम कर रही है। तीसरी शर्त क्या थी कि सभी कारक या तो संज्ञा रहेंगे या संज्ञा नहीं रहे तो सर्वनाम रहेंगे। अब तीसरी शर्त है यहाँ किस तरीके से काम करेगी, ध्यान से सुनिए। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, इन 9 परसर्गों में जो पहले 3 परसर्ग आ रहे हैं या विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, का, के, की, इनका प्रयोग संज्ञा के साथ ही किया जाएगा, और बाकी रा, रे, री, ना, ने, इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ में नहीं किया जाता है। और अगर यहां देखिए ने परसर्ग का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ में हो जाता है तो फिर वह आपके संबंध कारक न रह करके कर्ता कारक हो जाएगा। वापस ध्यान से सुनिए कि का, के, की, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग है वो संज्ञा के साथ में किया जाता है, और रा, रे, री, ना, ने, इनका प्रयोग है वो आपके सर्वनामों के साथ किया जाता है, सर्वनाम के साथ में किया जाता है। अगर ने परसर्ग का प्रयोग संज्ञा के साथ में हो जाता है तो वो आपके संबंध कारक न रह करके कर्ता कारक रहेगा, केवल 2 स्थितियों को छोड़ करके। अगर ये ने परसर्ग निजवाचक सर्वनाम के साथ में हो गया तब तो वो वापस संबंध कारक में आ जाएगा, और अन्यथा वो आपके कर्ता कारक में चला जाएगा।